हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो 74th इंडिपेंडेंस डे यानी कि 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह हमारे प्रधानमंत्री ने, आपको पता ही है, लाल किले से झंडारोहण किया। तो उनकी स्पीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको समझाना चाहूंगी। आपको वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री जब भी झंडारोहण करते हैं, वो जो स्पीच देते हैं, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो बोलते हैं वो जनरली भी पता होना चाहिए। तो चलिए अपने आज के सेशन को भारत माता की जय के नारे के साथ शुरू करते हैं और समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो देखिए, जब भी प्रधानमंत्री स्पेशली मोदी जी जब भी जाते हैं झंडारोहण के लिए, पहले वो राजघाट पर महात्मा गांधी को ट्राइब्यूट पे करते हैं, उसके बाद ही वो जाते हैं लाल किले पर। तो इस बार 74वें इंडिपेंडेंस डे के मौके पर भी प्रधानमंत्री अपने लगातार 7वीं बार, ठीक है, अपनी 7वीं बार झंडारोहण से पहले वो कहाँ गए? वो गए राजघाट। तो ध्यान रखिएगा, ये 7वीं बार लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने झंडारोहण किया है लाल किले से। उसके बाद उन्होंने स्पीच दी, वो उसके बाद झंडारोहण किया, स्पीच दी, ये सारे कार्यक्रम चले। 3 अलग अलग रंगों में लाल किला हमारा बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ था। और चलिए अब समझते हैं ये इनकी स्पीच लगभग 1 घंटे 26 मिनट की चली, जिसमें 1500 कोरोना वॉरियर्स और 110 वीआईपी। आपको पता है कोविड के कारण इस बार जो गेस्ट थे उनकी संख्या कम थी, इस बार बच्चे नहीं थे। जनरली आपने देखा होगा हमारा जब भी 15 अगस्त का कार्यक्रम होता है वहां बच्चे होते हैं, बट इस बार के झंडारोहण के कार्यक्रम में बच्चे वहां नहीं थे। इस मुद्दे को, इस पॉइंट को मोदी जी ने अलग से बोला भी था। इस बार 1500 कोरोना जो वॉरियर्स हैं जो कोविड से उठे हैं, उनमें से 500 पुलिस पर्सनल भी थे जिन्होंने इस इवेंट को अटेंड किया। इस बार वीआईपीज की भी संख्या कम थी और 110 वीआईपीज सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए इस इवेंट को अटेंड कर रहे थे। जैसा कि आपको पता है, इस बार का पूरा ट्राइब्यूट, जो पूरा बेसिकली आप बोल सकते हैं, क्योंकि मुद्दा अभी कोविड है, तो सारा ट्राइब्यूट किसको दिया गया? हमारे उन फ्रंट लाइन वर्कर्स को, हमारे डॉक्टर, हमारे बेसिकली पुलिसमैन, नर्सेस, वो जो सारे जो क्या कर रहे हैं, जो कोविड में हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, जो खतरे को झेलते हुए सबसे आगे डटकर खड़े हुए हैं। इसके अलावा जो फोकस पॉइंट था वो था आत्मनिर्भर भारत, यानी कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना। हमारे जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, हमारे जो सेक्टर हैं, उनको क्या करना? उनको आत्मनिर्भर करना। तो देखिए, इसी पर मोदी जी ने सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर के मुद्दे को काफी बार जोर दिया। उन्होंने बोला कि भारत इसकी तरफ अग्रसर है और भविष्य में हम एक विश्व शक्ति बनकर उभरेंगे। उन्होंने वोकल फॉर लोकल का मतलब क्या होता है? जो लोकल सामान है, जो हमारे देश में अलग अलग एरिया में जो उनकी स्पेशलिटी है वहां की, उनको बढ़ावा देना। और मेक इन इंडिया टू मेक फॉर वर्ल्ड, यानी कि मेक इन इंडिया से कहां बढ़ना? मेक फॉर वर्ल्ड की तरफ बढ़ना। यानी कि हमारे इस बार के जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच थी उसका पूरा पूरा फोकस था आत्मनिर्भर भारत। कैसे हम भारत को विश्व शक्ति, कैसे हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं, उसी के बारे में उन्होंने बोला। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोदी जी ने कोविड-19 वैक्सीन के बारे में बोला कि 3 ऐसी हमारे देश की वैक्सीन हैं जो अभी अलग अलग स्टेज पे टेस्टिंग में हैं और हो सकता है भविष्य में जल्दी ही ये तीनों वैक्सीन पास हो जाएं और क्या हो, हम तक वैक्सीन कोविड की जल्दी ही पहुंच जाए। यानी कि हमारे देश की 3 कोविड-19 वैक्सीन हैं जो अभी प्रोसेस में है। ओके, इसके बाद ये काफी अच्छा पॉइंट है और काफी इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है ये काफी आने वाले फ्यूचर में काफी हेल्पफुल होगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। ये क्या होता है? देखिए, इसमें हर एक भारतीय को क्या होगा? उसकी एक हेल्थ आईडी मिलेगी। यानी कि जैसे आपके पास बाकी आईडी प्रूफ्स हैं, वैसे ही आपके पास एक हेल्थ आईडी होगी जिसमें आपका हेल्थ रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं उन सारी डिटेल्स को उसमें पहले से ही भरा जाएगा। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, आपको ये आईडी लेकर जाना होगा और आपकी जो भी टेस्ट हुआ, आपकी जो भी बीमारी है या फिर जो भी जिस भी चीज के लिए आप डॉक्टर के पास गए हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ अपडेट किए जाएंगे।
ठीक है, ये पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। तो अब हमारे देश में हेल्थ आईडी कार्ड भी आने वाला है और इसी के बारे में इसको फाइनली लॉन्च कर दिया गया है मोदी जी के द्वारा। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि भारत से में जो बाहर से निवेश आता है। तो देखिए इस वक्त कोविड-19 जहां दुनिया बेसिकली क्या हो रहा है, सारे बिजनेस ठप पड़े हैं, वहीं इस बात को बताया गया कि हमारे देश में जो एफडीआई है, जो बाहर से लोग अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, वो 18% बढ़ा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको पता ही है, नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति आई है। और ये शिक्षा नीति अगर आप ध्यान दीजिए तो ये बिल्कुल हमारे एंशिएंट गुरुकुल टाइप है। ठीक है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो या आपने पढ़ा हो तो पहले जो गुरुकुल होता था ना, वहां क्या किया था, बच्चा जिस चीज में अच्छा होता था उसको उसी तरफ बढ़ावा दिया जाता था। बट पिछले कुछ सालों में हमारे देश की जो एजुकेशन पॉलिसी रही है वो यही रही है कि पेरेंट्स बोलते हैं बेटा डॉक्टर बन जाओ, बेटा इंजीनियर बन जाओ, बेटा मेडिकल में चले जाओ, ये कर लो वो कर लो। लेकिन अब जो एजुकेशन पॉलिसी आई है ये आपको बेसिकली बच्चों को क्या करेगी, ये बच्चों को उस फील्ड की तरफ बढ़ाएगी जहां वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो उनका इंटरेस्ट है। इसके अलावा डिजिटल ट्रांजैक्शन आपको पता ही है, हम डिजिटल इंडिया की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो लगभग 3 लाख करोड़ तक के अब तक जो ट्रांजैक्शन है वो डिजिटली हो चुके हैं, यानी कि हम डिजिटल तरीकों का यूज ज्यादा से ज्यादा अब कर रहे हैं। इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क, यानी कि हमारे देश में जो इंटरनेट की स्पीड है वो गांव तक भी बहुत तेजी से फैल रही है। आपको पता ही है भारत में गांव में नेटवर्क ज्यादा बेटर आते हैं बहुत सारी जगहों में कंपेयर टू शहर। तो इसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने बताया कि 2014 में हमारे देश में लगभग 5 डजन गांव ऐसे थे जहां ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क था और अगले 1000 दिनों में हमारे देश में लगभग हर एक गांव को इससे जोड़े जाने की बात कही गई है। और एक जगह का अलग से नाम लिया गया, वो था लक्षद्वीप। तो बताया गया है लक्षद्वीप को भी जल्दी से जल्दी इससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो आने वाले फ्यूचर में हमारे देश के हर गांव में इंटरनेट की बहुत बेहतरीन स्पीड होगी और हर कोई आज के टाइम, क्योंकि अभी देखिए मैंने आपको बताया है, और अभी जो एजुकेशन सेक्टर है क्योंकि सब कुछ बंद है, सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है। इसके बाद इन्होंने जन औषधि सेंटर के बारे में बोला। हमारे देश में लगभग 6000 जन औषधि सेंटर हैं। और महिलाओं के बारे में बात हुई तो इन्होंने बताया इस स्पीच में कि लगभग 5 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जिनको सैनिटरी नैपकिन पैड 1 रुपए में अवेलेबल कराया जा रहा है। देखिए हमारे देश में सैनिटरी नैपकिन पैड की जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, अब भी वो गांव में बहुत ज्यादा कम है। बहुत सारी जगहों पर जो ये मेंस्ट्रुएशन होता है, पीरियड्स होते हैं, इनको एक रोग या इनको थोड़ी खराब नजरों से देखा जाता है। इन सारी चीजों के बारे में बच्चों को नॉलेज दी जा रही है और सैनिटरी नैपकिन पैड को 1 रुपए में अवेलेबल कराया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छी न्यूज है हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए भी। ठीक है, इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की बात तो होनी ही होनी थी। तो एलओसी से एलएसी तक की बात की गई है और बताया गया, बेसिकली उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में सरपंचों को धन्यवाद भी दिया कि वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि आज के टाइम पर जो भारत है उसके साथ पूरी दुनिया खड़ी है और यूएन में बेसिकली भारत को 192 में से 184 वोट मिले, जो ये दर्शाता है कि भारत के साथ दुनिया खड़ी है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो लद्दाख है, लद्दाख कार्बन न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ कार्बन जो है, कार्बन का इमिशन जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने की तरफ है। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज है और लद्दाख के बारे में इसके बारे में बोला गया। इसकी जो तरजीह दी गई वो दी गई सिक्किम को। सिक्किम आपको पता ही है हमारे देश में पहला फुल 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। तो जैसे सिक्किम ने इस पर काम किया है वैसे ही लद्दाख कार्बन न्यूट्रल बनने पर काम कर रहा है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज की बात की गई। जो क्लाइमेट है उस पर भारत बहुत फोकस कर रहा है, कैसे क्लाइमेट को सुधारा जाए, कैसे सोलर पावर का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए, कैसे क्लीन एनर्जी का यूज किया जाए, ये भारत का फोकस है। और भारत पर कैपिटा कार्बन फूड,
पर कैपिटा कार्बन फुट आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर एक इंसान कितना कार्बन का इमिशन कर रहा है, उसको कम करने की तरफ अग्रसर है। आपको पता ही है भारत सोलर पावर पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है और इसी के बारे में बताया गया कि भारत क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है या फिर जो हमारा एनवायरमेंट है उसको सुधारने में बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है और वो उसकी तरफ अग्रसर है। अगली बात हमारे नेबरिंग कंट्रीज की गई, हमारे पड़ोसी देशों की गई कि पड़ोसी देश सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, हम उनके साथ रिश्ते भी शेयर करते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है भारत हमेशा इस पॉइंट पर काम करता है कि वो अपनी जो प्रायोरिटी है, अपनी प्रेफरेंस पड़ोसी देशों को देता है। डिफेंस प्रोडक्शन की बात की गई, डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर भारत की बात की गई। रिसेंट कुछ टाइम में भारत ने इंडिया में डिफेंस प्रोक्योरमेंट या डिफेंस के जो गुड्स हैं, प्रोडक्ट हैं, उनको काफी ज्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया है और हम डिफेंस सेक्टर में बहुत तेजी से आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। अगली और लास्ट बात आई थी राम मंदिर की। राम मंदिर अयोध्या डिस्प्यूट को फाइनली रिजॉल्व कर लिया गया बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और इतने सालों का जो मुद्दा था वो फाइनली रिजॉल्व हो गया है और अगले 3 सालों में भारत में अयोध्या में राम मंदिर बनेगा और इससे भारत जो दुनिया में अपने कल्चरल पॉइंट को दुनिया को दिखा सकेगा और ये एक अच्छा टूरिस्ट कल्चरल पॉइंट बनेगा भारत के लिए। तो ये थी कुछ पॉइंट्स जो इस स्पीच में बताई गई, उनकी हाइलाइट्स मैंने आपको बता दिया है, की पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत अच्छे से रहिए, बहुत ध्यान रखिए और इस कोरोना पीरियड में बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।